कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। मित्रों, अनुभव के इस मंच पर आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लगातार बातचीत करते रहते हैं अपने उन नौजवान साथियों से जो कहने को 60 या 60 के ऊपर हैं, लेकिन उनका जज्बा, उनको जीवन के प्रति उनका रचनात्मक रवैया और उनका समाज को कुछ देने का जो मन, वो हमें प्रेरित करता है और हमारे और साथियों को भी प्रेरित करता है कि उम्र सिर्फ एक सीमा होती है, एक रेखा होती है और इसका कोई मतलब नहीं। इसी क्रम में आज हमारे बीच आलोक शुक्ल उपस्थित हैं। आलोक दूरदर्शन से लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं, रचनाशील व्यक्ति हैं, लिखते पढ़ते भी रहे हैं, फोटोग्राफी भी की उन्होंने। विपरीत परिस्थितियों में मैं साक्षी हूँ, अनेक हम लोगों ने कार्यक्रम बनाए। कुल मिला के एक विजुअल मीडिया के बहुत लंबे अनुभव का एक सिलसिला उनकी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है और अभी भी वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, शांत बैठने वाले व्यक्ति नहीं हैं। आलोक जी, आपका स्वागत है इस मंच में। और हम सबसे पहले ये आपसे जानना चाहेंगे कि तमाम पूरी ज़िंदगी भर नौकरी करने और तमाम दायित्वों को निभाने के बाद अब आप जब अपनी ज़िंदगी को पलट कर देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि बहुत फुलफिलिंग चीज़ थी, मतलब अच्छा, जिंदगी कायदे से जिया। वेरी गुड। और ये जो काम मन का था, वास्तव में पढ़ाई मेरी समाज कार्य की थी, अर्थशास्त्र की थी, लेकिन मेरे शौक, यानी जैसा आपने बताया कि लिखना पढ़ना, फोटोग्राफी, थिएटर, नाटक लिखना, नाटकों में अभिनय करना, तो इन सारे शौक ने जो नौकरी मुझे दी दूरदर्शन की, वो उनको पूरा करने का मौका मिला जी। तो जो मैंने पढ़ाई लिखाई की उसने मुझे नौकरी नहीं दी, जो मेरे शौक थे उन्होंने मुझे नौकरी दी। और नौकरी को मैंने शौक की तरह से लिया, नौकरी मैंने नौकरी की तरह नहीं की। आप तो साक्षी हैं, आपके निर्देशन में हम लोगों ने बहुत सारे काम किए, तो मैंने नौकरी को कभी नौकरी नहीं माना, नौकरी को शौक की तरह से लिया। इसलिए खूब मजे से नौकरी की, मन से नौकरी की, अच्छे प्रोग्राम बनाए, अच्छी चीजें की, नई नई चीजें की, तो मजा लिया पूरा। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। लेकिन मैं, आलोक जी, आप इससे सहमत होंगे कि दुर्भाग्य से हर व्यक्ति को ऐसा मौका नहीं मिलता है कि जो वो चाहता हो वैसी ही नौकरी मिल जाए। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए उसे? वास्तविकता तो ये है कि मैं जो नौकरी चाहता था वो नौकरी मुझे भी नहीं मिली। अच्छा। मैं बहुत कम उम्र से, क्योंकि मेरे परिवार में पत्रकार लोग थे, उस जमाने में तो अखबार ही था, तो मेरा शौक था या जो मेरा उद्देश्य था कि मैं पत्रकारिता में जाऊं। अच्छा। लेकिन पत्रकारिता में नहीं जा पाया। बड़ी मजेदार किस्से उसके बारे में है, लेकिन खैर नहीं जा पाया। होता है। हाँ, तो उसके बाद ये नौकरी, अच्छा, ये भी उसके आसपास की चीज थी। हाँ, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया जी, दूसरा वही है, माध्यम, लगभग माध्यम। अच्छा, मजेदार बात यह है कि दूरदर्शन में रहते हुए भी मैंने समाचार विभाग में लगभग 28 साल तक कभी काम नहीं किया था। 28 साल के बाद
जब दिल्ली जाना हुआ और वहाँ न्यूज चैनल शुरू हो रहा था, तो उस समय मुझे वहाँ के जो मित्र थे, मैं वहाँ दौरे पे था और उन्होंने कहा कि भाई चैनल शुरू हो रहा है और तुम अनुभवी हो, सो करो। तो मैं तब यानी 28 साल बाद नौकरी करने के दूरदर्शन न्यूज से जोड़ा। आप तो दूरदर्शन आए थे तो न्यूज के लिए ही आए थे, लेकिन मैं 28 साल बाद जुड़ा। लेकिन मजा आया, मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने इसको एंजॉय किया, और मुझे लगता है कि इसको एंजॉय भी अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप वो काम तो नहीं कर सकते, उस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह से किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आलोक जी, एक रास्ता इसका ये हो सकता है कि नौकरी ठीक है, आप नौकरी जो भी है मजबूरी है, आपकी कार्य क्षेत्र आपकी पसंद का नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपनी हॉबी विकसित कर सकता है, अपनी रुचि के कुछ काम कर सकता है। अगर वो अपने को खुश रखना चाहता है तो ये ऑप्शन तो हर आदमी के पास ओपन है कि वो अपनी रुचि के कुछ क्षेत्र खोज ले, जैसे पढ़ना है, पेंटिंग है, बागवानी है, अच्छा खाना बनाना है, बहुत से हजारों चीजें हैं जो अपनी खुशी के लिए वो चुन सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और मजेदार बात यह है कि जिंदगी में अलग अलग समय पे ये सारी चीजें होती नहीं मेरे साथ। मुझे पेड़ पौधों का शौक था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अब मैं 12 साल मुझे रिटायर हुए हो गए नौकरी से, लेकिन इन 12 सालों में मैंने जितनी बागवानी अपने यहाँ, बहुत ज्यादा वो नहीं है लेकिन गमले हैं, जितने भी है, और बड़ा मजा आता है। यानी सवेरे उठ करके मेरा कम से कम 1-1.5 घंटे का समय उन पौधों के साथ बीतता है। और हम लोग जब सवेरे उठते हैं तो जिस दिन नया फूल कोई भी नया फूल खिलता है तो हम लोग निकल के देखते हैं। अगर हमने देखा तो, या पत्नी निकली, उन्होंने कहा देखो आज इसमें नया फूल आ गया। और वो जो मजा है, वास्तव में पौधों के साथ एक संवाद करते हैं आप। जी बिल्कुल सही बात है। और जो मजा है उस नए फूल को देखने का, पहले दिन देखने का, या बिल्कुल उठते ही देखने का, उस मजे को आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, उसके बारे में आप बता नहीं सकते। ठीक तो बात। ये हमने किया कि अच्छा, खाना बनाने की जो आपने बात की, खाना बनाने का बहुत शौक है। हम लोग बहुत मन से खाना पीना बनाते हैं, नई नई चीजें ट्राई करते हैं। बल्कि कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हमारी श्रीमती जी कहती है कि भाई ये आप बनाओ, आपको ये अच्छा आता है। जैसे दिवाली पे सूरन की सब्जी बनती, जिमी अब वो कहती हैं भैया वो हम नहीं बना पाते, जो आप बनाते हो अपने हिसाब से बनाओ। तो हम लोग बहुत मजा लेते हैं उसका, खाने का बहुत मजा लेते हैं। कुकरी जो है घर में शांति कायम रखने की भी एक बहुत आसान विधि है। दोनों चीजें हैं, आसान भी हो सकती है, मुश्किल भी हो सकती है। अच्छा, अब हम इसी को जिंदगी की शाम से जोड़ दें। जी। बहुत से ऐसे हम देखते हैं हमारे सेवानिवृत्त बंधु, जो उनको लगता है कि गिलास आधा खाली है, जबकि ऐसा है नहीं वास्तव में। लेकिन उनको लगता है कि अब हमारी तो नौकरी तो हो गई, अब हम क्या करें, बच्चों को देखें। तो आप ऐसे लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे, ये बताइए। सर, मैं बिल्कुल अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ, और अनुभव ये है, मैंने अपने यहाँ दूरदर्शन में देखा है, वो लोग हैं जिनको आप भी जानते हैं, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद ये मान लिया कि भाई अब तो काम नहीं करना, ये तीसरी हो गई जीवन की। अब तो नौकरी करनी नहीं है, अब कुछ करना नहीं है। और आप यकीन मानिए, ऐसे 3 लोग मैं जानता हूँ जो 2 या 3 साल के अंदर चले गए। और ऐसे लोगों को जानता हूँ, बहुत जिज्ञासा वाले व्यक्ति थे, यानी बीमारी के नाम पर उनको लगभग सभी बीमारियां, सारी बीमारियां जो हो सकती हैं, आप सोच सकते हैं, वो सारी बीमारियां थी। लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो 2 घंटे 2.5 घंटे स्टेनोग्राफी सिखाते थे इंस्टीट्यूट में। फिर उनका दामाद था, उसकी एक दुकान थी, उस दुकान में जाके बैठ जाते थे। और वो उनको देखा मैंने कि उन सबके बावजूद सबसे लंबी उम्र उन्होंने ही पाई। तब मैंने ये तय किया कि रिटायरमेंट का मतलब एक पारी खत्म हो गई, अब सेकेंड इनिंग है, तो सेकेंड इनिंग का ही मजा लेना चाहिए ना। तो एक तो ये कि जैसे हम लोग अपने कपड़ों के बारे में ध्यान नहीं देते, अरे साहब अब क्या रंगीन कपड़ा पहनना, या क्या ये पहनना, जो जी में आए पहनिए, जो आपको अच्छा लगता है पहनिए। अच्छा, फिर अब तो यार ऑफिस जाना नहीं है, तो अब चलो नाश्ता देर से कर लेंगे या खाना देर से खा लेंगे। तो हम लोग आमतौर पर 10-11 बजे भोजन कर लेते हैं। सवेरे उठे, उसका नाश्ता पानी थोड़ा बहुत हुआ, भोजन कर लिया। तो हमने ये माना कि अच्छा, बहुत से लोग जो हैं उनको लगता है कि यार अब क्या है, लेट जाएं, आराम करें। तो मैं जरा उसमें विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन मेरा एक सुझाव सभी मित्रों को, मुझ जैसे मित्रों के लिए है कि आपने अगर ये मान लिया कि हम रिटायर हो गए,
तो रिटायरमेंट में नौकरी से रिटायरमेंट और जिंदगी से रिटायरमेंट, इसमें बहुत फर्क है। तो वो दोनों बड़े फर्क चीजें हैं। और नौकरी से आप रिटायर हुई, अच्छी बात है, वो तो होना ही है, नियम है, कानून है, कायदा है। लेकिन जिंदगी से आप रिटायर ना हो, इसके लिए जरूरी ये है कि आप रिटायर हो लेकिन टायर्ड नहीं। कुछ शौक पालिए, कुछ भी कीजिए, अपने आप को व्यस्त रखिए स्वास्थ्य का। अब दूसरी इसमें एक जुड़ा, इसी समस्या से जुड़ा एक दूसरा पहलू है, पीढ़ियों का अंतराल। बुजुर्गों को ज्यादातर शिकायत होती है कि नई पीढ़ी उन्हें समझती नहीं, उनकी बात नहीं सुनती। ये हमने भी अपने पिता के साथ किया होगा, शायद हमारे पिता ने भी अपने पिता के साथ किया होगा। तो ये पीढ़ियों का अंतराल तो रहेगा और रहना चाहिए, उसको कैसे एडजस्ट किया जाए? सर, पहली बात तो मैं कह दूं कि पीढ़ियों के अंतराल वाली समस्या कम से कम न मेरी और मेरे पिता के बीच में थी, क्योंकि मेरे सबसे अच्छे मित्र वो थे। एक सामान्य स्थिति। हाँ। मेरे बच्चों के साथ भी वही स्थिति है। हाँ। लेकिन इसमें मैं आमतौर पर देखता हूँ जी, अगर आप अपने आप को बच्चे से बड़ा और बच्चे को बराबर बच्चा ही मानेंगे, हाँ, तो समस्याएं हों। आप ये मानिए कि भाई जो बच्चा हमारी गोद में खेला है, थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, नौकरी कर रहा है, अपना परिवार है, तो वो बच्चा भी अब बड़ा हो गया है भाई, उसके ही बच्चे हैं। लेकिन अगर आपने ये मान लिया कि यार मैं तो बाप हूँ, तो फिर थोड़ी दिक्कत होती है और ये एडजस्टमेंट में समस्या आती है। वही समस्या बेटी के साथ भी होती है, बहू के साथ भी होती है, बच्चों। अगर आपने उनकी हर बात में इंटरफियर किया, उनकी हर बात में रोका टोका, तो आप यकीन मान लीजिए कि समस्याएं आएंगी। और उसका इलाज ये है, हो सकता है कुछ चीजें आपको बुरी लगे या अच्छी ना लगे या पसंद ना आए, तो थोड़ा अवॉइड करना सीखिए भाई। अवॉइड कर लेंगे तो सब साथ ही साथ रहेंगे। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना हो और कहीं पे आंखें मूंदनी भी पड़ेगी तो ये गैप मुझे लगता है कि भर जाएगा। और पीढ़ियों का अंतराल ऐसा कोई बौद्धिक या बड़ा वो इशू नहीं है, ये आपको आपके देखने का नजरिया है। जैसा कि आपने कहा कि थोड़ा खुला आकाश उनको भी आप दीजिए, और थोड़ा सा खुला आकाश बचाकर अपने लिए भी रखिए। बिल्कुल सही बात। तो ऐसा करके हम एक समाज में संतुलन रख सकते हैं। अब तीसरी बात आती है कि जैसा आपने इशारा भी किया कि बुढ़ापे का मतलब लोग मान लेते हैं बीमारी जी। तो मुझे ये भी लगता है कि बड़ी निगेटिव अप्रोच है ये। बीमारी तो आएगी, सबको जाना है जी, लेकिन आप उससे कैसे लड़ेंगे, सवाल ये है, उसको मैनेज कैसे करेंगे? इसमें आप अपना अनुभव या बताइए। जी, मैं बिल्कुल मैं इसी ओर आने वाला था। बहुत जरूरी चीज है। देखिए, बीमारियां तो आएंगी। पुरानी कार है, इंजन खराब हो गई, वियर एंड टियर हो गई, एवरेज भी कम देगी। अच्छा, नया इंजन डालने का मतलब ये कि फिर तो अलग बात हो गई। लेकिन एवरेज कम देगी, परेशानियां भी देगी, पिटर करेगी। अब सवाल ये है कि उस स्थिति में आप कैसे अपने आप को मैनेज करें। जो आपने असली बात कही, दवाइयां आपको लेनी है, लेनी चाहिए, समय से लीजिए, जरूर लीजिए। अच्छा, परेशानियां हैं, आपको मालूम है परेशानियां आएंगी, उन परेशानियों को झेलने के लिए तैयार भी रहिए। और दूसरी चीज ये है कि अपनी जो अब जैसे बहुत छोटी चीज है, हमारे घर में सीढ़ियां बहुत सारी थी, ऊपर नीचे थी, तो फिर सोचा गया यार सीढ़ियां अभी तो ठीक है, लेकिन जब बाद में चढ़ना उतरना मुश्किल होगा तो फिर क्या करेंगे। तो हमने करीब 12-15 साल पहले सारा जो घर के फर्श थी वो एक लेवल पे की। अच्छा, एक आध जगह थोड़ा सा ऊपर नीचे है, लेकिन बाकी एक लेवल पे की। या जैसे टॉयलेट में हम सोचते हैं अक्सर, अभी करवा नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं जैसे टॉयलेट सीट के बगल में एक हैंडल जरूर, या सीढ़ी है तो एक हैंडल जरूर हो। यानी ये बचाव आपको करने पड़ेंगे। ग्रिप बार बोलते हैं उसको। दवाइयां आपको खानी पड़ेंगी, अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ेगा। अगर आप वो स्वयं नहीं करेंगे तो समस्याएं आएंगी। अच्छा, दवाइयों को ये सोचे, बहुत मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को मेरे परिवार में है, अरे भाई वो बीपी तो था मुझे, अभी तक ठीक है तो मैं दवाई नहीं खा रहा हूँ। ये भी बात है। अरे भाई डॉक्टर ने कहा है तो खाओ। शुगर है, जब मुझे पहली बार शुगर 22 बरस पहले हुई तो डॉक्टर कहा अरे आप चल कैसे रहे? मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं चल के आया हूँ। तो उसके बाद उन्होंने दवाई दी, 1 महीने बाद चेक करवाया, नॉर्मल हो गया। मैंने कहा साहब तो ठीक? बोलो ठीक, हाँ ठीक तो हो गया। मैंने कहा दवाई? बोले दवाई तो खानी है, जिंदगी भर खानी है आपको। तो मैं ये सोच रहा अरे दवाई खानी है यार, शुगर की दवाई खानी है, बीपी की दवाई खानी है, ये दवाई खानी है, अब क्या होगा?
उनको आपको ये मान के चलना पड़ेगा, जैसे प्रोफेशन में प्रोफेशनल हैजर्ड होते हैं, वैसे ही जिंदगी में ये मान के चलना पड़ेगा, इनके साथ चलना ही। बहुत अच्छी बात कही आलोक जी ने। मित्रों, आपने सुना कि किस तरह से आलोक जी अपने जीवन को मैनेज करते हैं और एक रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन का आनंद ले रहे हैं। हमें लगता है कि हम भी इस तरह से अपने नज़रिए को बदल कर जीवन का आनंद ले सकते हैं, सीनियर सिटीजन रहने का आनंद ले सकते हैं और जीवन की जो चौथी पारी है या चौथी संध्या पारी है उसको भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। आलोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम चाहेंगे कि इस मंच से आप जुड़े रहें और समय समय पर हमारे युवा साथियों के, बुजुर्ग युवा साथियों के लिए कुछ इसी तरह की बातें करते रहें। आपका बहुत बहुत आभार। जरूर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।